हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एमएचडी 6 दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के इतिहास में कालों के नामकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इसमें हमें साहित्य के इतिहास के बारे में पूछा गया है कि कालों के जो नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है उस पर। देखिए, सबसे पहले परिचय। साहित्य किसी समाज की संस्कृति, विचारधारा, जीवन मूल्य और ऐतिहासिक परिस्थितियों का दर्पण होता है। साहित्य का विकास एक सतत प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है। विभिन्न युगों में साहित्य की प्रवृत्तियां, भाषा, शैली तथा विषय वस्तु में परिवर्तन आते हैं। इन परिवर्तनों को व्यवस्थित रूप में समझने के लिए साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक काल को उसकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर एक नाम दिया जाता है, जिसे काल नामकरण कहते हैं। साहित्य के इतिहास में कालों का नामकरण अध्ययन और विश्लेषण को सरल एवं व्यवस्थित बनाता है। साहित्यिक विकास को समझने में सहायता। काल नामकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य साहित्य के विकास क्रम को स्पष्ट करना है। जब साहित्य को विभिन्न कालों में बांटा जाता है, तब यह समझना आसान हो जाता है कि किसी विशेष समय में साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं और समय के साथ उनमें किस प्रकार परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए, हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के माध्यम से साहित्यिक विकास की क्रमिक यात्रा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान। यहाँ पर प्रवृत्ति मतलब विशेषता से है। प्रत्येक काल की अपनी विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती है। काल नामकरण उन प्रवृत्तियों को पहचानने और समझने में सहायता करता है। भक्ति काल में भक्ति भावना प्रमुख रही, रीति काल में श्रृंगार और अलंकारों का महत्व बढ़ा, आधुनिक काल में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और यथार्थवाद को महत्व मिला। इस प्रकार नामकरण से किसी काल की प्रमुख विशेषता तुरंत स्पष्ट हो जाती है। अध्ययन को सरल और व्यवस्थित बनाना। यदि साहित्य के विशाल इतिहास को बिना किसी वर्गीकरण के पढ़ाया जाए तो उसे समझना कठिन होगा। काल नामकरण साहित्य को व्यवस्थित रूप देता है। छात्र, शोधार्थी और अध्यापक विभिन्न कालों को अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं तथा उनकी विशेषताओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। इससे अध्ययन अधिक वैज्ञानिक और सरल बन जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का ज्ञान। साहित्यिक समाज का प्रतिबिंब होता है। किसी काल का नामकरण उस समय की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने में भी सहायक होता है। उदाहरण के लिए, भक्ति काल के साहित्य में धार्मिक जागरण और सामाजिक समानता की भावना दिखाई देती है, जबकि आधुनिक काल में स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साहित्यकारों के योगदान का मूल्यांकन। काल नामकरण से यह पता चलता है कि किसी विशेष युग में किन साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे भक्ति काल में कबीर, सूरदास और तुलसीदास, रीति काल में बिहारी और केशवदास, आधुनिक काल में प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त और निराला। इससे साहित्यकारों की भूमिका और उनके योगदान का उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। विभिन्न कालों की तुलना करने के लिए काल नामकरण अत्यंत आवश्यक है। इससे भाषा, शैली, विषय वस्तु और विचारधारा के विकास को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, भक्ति काल की आध्यात्मिक चेतना और आधुनिक काल की सामाजिक चेतना की तुलना करके साहित्य के बदलते स्वरूप को समझा जा सकता है। अनुसंधान कार्य में उपयोगिता। साहित्यिक शोध और आलोचना के लिए काल विभाजन तथा नामकरण बहुत उपयोगी है। शोधकर्ता किसी विशेष काल की प्रवृत्तियों, साहित्यकारों और रचनाओं का गहन अध्ययन कर सकते हैं। इससे साहित्यिक अनुसंधान को दिशा और आधार मिलता है। साहित्यिक परंपरा का संरक्षण। काल नामकरण साहित्यिक धरोहर को सुरक्षित रखने में भी सहायक है। इससे प्रत्येक युग की विशिष्ट उपलब्धियां और परंपराएं संरक्षित रहती है तथा आने वाली पीढ़ियां उन्हें समझ सकती हैं। निष्कर्ष। अतः स्पष्ट है कि साहित्य के इतिहास में कालों का नामकरण अत्यंत आवश्यक है। यह साहित्य के विकास को समझने, प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान करने, अध्ययन को व्यवस्थित बनाने तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। काल नामकरण साहित्यिक इतिहास को वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और सरल बनाता है। इससे साहित्य के इतिहास के अध्ययन में काल विभाजन और नामकरण का विशेष महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर स्पष्ट करते हुए सिद्ध साहित्य की विशेषताएं बताइए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास में सिद्ध और नाथ साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों ही धाराएं धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई है, परंतु इनके विचार, साधना पद्धति और साहित्यिक दृष्टिकोण में कई अंतर पाए जाते हैं। सिद्ध साहित्य मुख्यतः
बौद्ध धर्म की वृक्षयान शाखा से संबंधित था, जबकि नाथ साहित्य का संबंध योग और शैव परंपरा से था। सिद्ध कवियों ने सामाजिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों तथा जाति पाति का विरोध किया और अनुभव को ज्ञान का आधार माना। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। सिद्ध और नाथ साहित्य में अंतर। धार्मिक आधार। सिद्ध साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म की वृक्षयान शाखा से है। नाथ साहित्य का संबंध शैव धर्म और गोरखनाथ की योग परंपरा से है। देखिए दोनों में अंतर है। साधना पद्धति। सिद्ध कवि सहज साधना और अनुभव को महत्व देते थे। नाथ कवि हठ योग, प्राणायाम और योग साधना पर अधिक बल देते थे। प्रमुख प्रवर्तक। हिंदी सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सहरपा, कन्हप्पा, लुइपा आदि हैं। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ आदि हैं। विचारधारा। सिद्ध साहित्य में सामाजिक विद्रोह और रूढ़ियों का विरोध मिलता है। नाथ साहित्य में आत्मसंयम, योग और आध्यात्मिक अनुशासन को प्रमुखता दी गई है। भाषा। सिद्ध साहित्य में संध्या भाषा और लोक भाषा का प्रयोग मिलता है। नाथ साहित्य की भाषा अपेक्षाकृत सरल तथा उपदेशात्मक है। सिद्ध साहित्य के प्रमुख विशेषताएं। रूढ़ी और आडंबरों का विरोध। सिद्ध कवियों ने धार्मिक कर्मकांड, जाति भेद तथा बाहरी दिखावे का विरोध किया। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान बाहरी पूजा पाठ से नहीं बल्कि आत्मानुभूति से प्राप्त होता है। इस प्रकार सिद्ध साहित्य सामाजिक जागरण का माध्यम बना। अनुभव को महत्व। सिद्ध कवियों ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यक्तिगत अनुभव को अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार सत्य का ज्ञान स्वयं की साधना और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में व्यवहारिक जीवन का चित्रण मिलता है। सहज साधना की भावना। सिद्ध साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सहजवाद है। सिद्ध कवियों का विश्वास था कि मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या आवश्यक नहीं है, बल्कि सहज और सरल जीवन ही पर्याप्त है। उन्होंने जीवन को प्राकृतिक रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा दी। लोक भाषा का प्रयोग। सिद्ध कवियों ने संस्कृत जैसे कठिन भाषा के स्थान पर लोक भाषाओं का प्रयोग किया। इससे उनकी रचनाएं सामान्य जनता तक आसानी से पहुंच सकी। लोक भाषा के प्रयोग ने हिंदी भाषा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रहस्यात्मकता। सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनेक स्थानों पर प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त किया गया है। इसी कारण उनकी भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। सामाजिक चेतना। सिद्ध कवियों ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव और अंधविश्वास का विरोध किया। वे सभी मनुष्य को समान मानते थे। उनकी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। मुक्त चिंतन। सिद्ध साहित्य में स्वतंत्र विचारधारा का विकास हुआ। सिद्ध कवि किसी भी परंपरा को बिना तर्क और अनुभव के स्वीकार नहीं करते थे। इसी कारण उनके साहित्य में विद्रोही चेतना भी हमें दिखाई देती है। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य की प्रारंभिक धारा माना जाता है। इसकी भाषा, शैली और विचारों ने आगे चलकर संत साहित्य तथा भक्ति साहित्य को प्रभावित किया। कबीर जैसे संत कवियों पर सिद्ध साहित्य की छाप स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। निष्कर्षतः सिद्ध और नाथ साहित्य दोनों हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, किंतु उनकी विचारधारा और साधना पद्धति अलग अलग है। सिद्ध साहित्य ने अनुभव, सहजता और सामाजिक समानता तथा रूढ़िवाद के विरोध को महत्व दिया। इसकी लोक भाषा, रहस्यात्मक शैली और मानवतावादी दृष्टिकोण ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य की प्रारंभिक और प्रभावशाली धारा के रूप में विशेष महत्व रखता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाइए। प्रवृत्ति मतलब विशेषता है। यहाँ पे परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की दो प्रमुख शाखाएं मानी जाती है, ज्ञानश्री और प्रेमश्री। प्रेमश्री शाखा को ही सूफी काव्य धारा कहा जाता है। इस धारा के कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम और आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त किया। उन्होंने मानव प्रेम को ईश्वर प्रेम तक पहुंचने का मार्ग बताया। मलिक मोहम्मद जैसी, मंजन, कुतुम्बम और उस्मान इस धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा ने हिंदी साहित्य को प्रेम, मानवता और सांस्कृतिक समन्वय का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रेम को साधना का आधार मानना। सूफी कवियों के अनुसार प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। वे मानते थे कि प्रेम के बिना मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। उनके काव्य में प्रेम केवल सांसारिक भावना नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। सूफी कवियों ने राजा रानी या प्रेमी प्रेमिका की कथाओं का सहारा लेकर आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त किया। उदाहरण के लिए जैसे कि पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की कथा के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीकात्मक चित्रण दिया गया है।
प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग। सूफी साहित्य में प्रतीकों और रूपकों का व्यापक प्रयोग मिलता है, जैसे प्रेमी का मतलब साधक, प्रेमिका परमात्मा, मिलन ईश्वर प्राप्ति, विरह आध्यात्मिक तड़प। इन प्रतीकों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त किया गया है। विरह भावना की प्रधानता। सूफी कवियों ने विरह को प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना है। उनका विश्वास था कि विरह की पीड़ा मतलब बिछड़ने की पीड़ा मनुष्य को ईश्वर के अधिक निकट ले आती है, इसलिए उनके काव्य में विरह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। मानवतावाद और समानता की भावना। सूफी संतों ने जाति, धर्म और संप्रदाय के भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्य को समान माना और प्रेम तथा भाईचारे का संदेश दिया। उनकी दृष्टि में ईश्वर सभी का है और उनके सामने सभी समान है। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय। सूफी काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता सांस्कृतिक समन्वय है। सूफी कवियों ने भारतीय और इस्लामी परंपराओं का सुंदर मेल प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में दोनों संस्कृतियों के विचार, प्रतीक और जीवन मूल्य हमें दिखाई देते हैं। लोक भाषा का प्रयोग। सूफी कवियों ने अपनी रचनाएं लोक भाषा में लिखी ताकि सामान्य जनता उन्हें आसानी से समझ सके। अवधी भाषा का विशेष रूप से प्रयोग हुआ, इससे हिंदी भाषा और साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहन मिला। कथा प्रधानता। सूफी काव्यों में कथात्मक शैली का विशेष महत्व है। अधिकांश रचनाएं प्रेम कथाओं पर आधारित है, जैसे पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, मधुमालती, मंजन, मृगावती, कुतुबन। इन्हीं कथाओं में मनोरंजन के साथ साथ आध्यात्मिक संदेश भी निहित है। गुरु का महत्व। सूफी परंपरा में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गुरु ही साधक को सत्य और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। सूफी कवियों ने गुरु को ज्ञान और मुक्ति का मार्गदर्शक माना है। रहस्यवाद की प्रवृत्ति। सूफी साहित्य में रहस्यवादी तत्वों की प्रधानता मिलती है। ईश्वर और आत्मा के संबंध को रहस्यमय तथा आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इससे काव्य में गहराई और आध्यात्मिकता का विकास हुआ। प्रमुख सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जैसी, मंजन, कुतुबन, उस्मान। निष्कर्षतः प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धारा है, जिसमें प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोच्च साधन माना। इस धारा में प्रेम, विरह, मानवता, सांस्कृतिक समन्वय, गुरु भक्ति तथा रहस्यवाद के प्रमुख अभिव्यक्ति मिलती है। सूफी कवि ने लोक भाषा और प्रेम कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य को सरल रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए यह धारा हिंदी साहित्य में प्रेम, सहिष्णुता और मानव एकता का अमूल्य संदेश देने वाली धारा मानी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन काल के प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। हिंदी साहित्य की आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद जो साहित्यिक युग आया उसे द्विवेदी युग कहा जाता है। इसका नाम प्रसिद्ध साहित्यकार और संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। यह काल लगभग 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिली, भाषा का परिष्कार हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तथा साहित्य समाज सुधार का माध्यम बना। इसी कारण द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का जागरण काल भी कहा जाता है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रीय चेतना का विकास। द्विवेदी युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रीय भावना का विकास है। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, इसलिए साहित्यकारों ने देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावनाओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। साहित्य जनता को जागरूक बनाने का माध्यम बना। समाज सुधार की भावना। इस युग के साहित्यकारों ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया। बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत, शिक्षा और स्त्री समानता जैसी समस्याओं पर लेखन किया। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन न होकर समाज का सुधार भी था। भाषा का परिष्कार। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। भाषा को सरल, शुद्ध और व्याकरण सम्मत बनाने का प्रयास किया गया। इससे हिंदी गद्य और पद्य दोनों का विकास हुआ। नैतिकता और आदर्शवाद। इस युग के साहित्य में नैतिक मूल्यों और आदर्श जीवन पर विशेष बल दिया गया। साहित्यकारों ने सत्य, त्याग, कर्तव्य और सदाचार जैसे गुणों को महत्व दिया। साहित्य का उद्देश्य पाठकों के चरित्र का निर्माण करना भी था। गद्य साहित्य का विकास। द्विवेदी युग में निबंध, कहानी, आलोचना, जीवनी और इतिहास लेखन का उल्लेखनीय विकास हुआ है। हिंदी गद्य अधिक परिपक्व और प्रभावशाली बनाने एक नई विधाओं का विकास इसी काल में हमें देखने को मिलता है। खड़ी बोली काव्य का उत्कर्ष। इस युग में खड़ी बोली कविता का व्यापक विकास हुआ। पहले ब्रिज भाषा का प्रभुत्व था, लेकिन द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य की भाषा बन गई। इससे आधुनिक हिंदी कविता की मजबूत नींव पड़ी। उपयोगितावादी दृष्टिकोण। द्विवेदी युग के साहित्य में उपयोगिता को महत्व दिया गया। साहित्य को समाज और राष्ट्र के हित में उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। इसलिए इस युग की रचनाओं में व्यवहारिकता और उद्देश्यपरकता दिखाई देती है। प्रमुख साहित्यकार। इस युग के प्रमुख साहित्यकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध तथा राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं। निष्कर्षतः द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस युग में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, भाषा परिष्कार, नैतिकता तथा खड़ी बोली के विकास को विशेष महत्व मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में हिंदी साहित्य को नई दिशा, सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। इसलिए द्विवेदी युग को आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण का महत्वपूर्ण युग माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर छायावादी कविता से आप क्या समझते हैं? इस धारा के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद विकसित होने वाली काव्य धारा को उत्तर छायावादी कविता कहा जाता है। इसका समय लगभग 1936 ईस्वी के बाद माना जाता है। छायावाद में जहाँ कल्पना, प्रकृति सौंदर्य, रहस्यवाद और आत्मानुभूति की प्रधानता थी, वही उत्तर छायावादी कविता में यथार्थ जीवन, सामाजिक समस्याएं, राष्ट्रीय चेतना और मानव संघर्षों का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ। इस धारा के कवियों ने जीवन को कल्पना के बजाय वास्तविकता के धरातल पर देखा, इसलिए उत्तर छायावादी कविता आधुनिक हिंदी कविता के विकास का महत्वपूर्ण चरण मानी जाती है। उत्तर छायावादी कविता की विशेषताएं। यथार्थवादी दृष्टिकोण। उत्तर छायावादी कवियों ने समाज और जीवन की वास्तविक समस्याओं को अपनी कविता का विषय बनाया। गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और सामाजिक विषमताओं का चित्रण प्रमुखता से किया गया। राष्ट्रीय चेतना। इस काल में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, इसलिए कवियों ने देशभक्ति, स्वाधीनता और राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को अपनी रचनाओं में व्यक्त किया। मानवतावाद। इस धारा के कवियों ने मानव जीवन, उसके संघर्ष और उसके अधिकारों को महत्व दिया। मानव कल्याण की भावना उनकी कविताओं में स्पष्ट दिखाई देती है। सरल भाषा शैली। उत्तर छायावादी कविता की भाषा उत्तर छायावादी कविता की भाषा अपेक्षाकृत सरल, सहज और जन सामान्य के निकट है। इससे कविता अधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय बनी। सामाजिक चेतना। कवियों ने समाज की समस्याओं और परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया, साहित्य को समाज के विकास का माध्यम बनाया। उत्तर छायावादी कविता के प्रमुख कवि रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी कविता के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला हिंदी साहित्य के अमूल धरोहर मानी जाती है। उनकी कविताओं में जीवन दर्शन, संघर्ष, आशा और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर चित्रण मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय तार्किकता और सामाजिक चेतना का समन्वय मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं रश्मिरथी तथा कुरुक्षेत्र हैं। नरेंद्र शर्मा ने हिंदी कविता को नई संवेदनशीलता प्रदान की। उनकी कविताओं में प्रेम, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। भगवती चरण वर्मा ने कविता और गद्य दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय जीवन की गहरी समझ दिखाई देती है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविताओं में राष्ट्रीय भावना और क्रांतिकारी चेतना का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा को अपनी कविताओं में स्वर दिया। निष्कर्षतः उत्तर छायावादी कविता हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है, जिसमें छायावादी कल्पनाशीलता से आगे बढ़कर जीवन की वास्तविक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। इस धारा में राष्ट्रीयता, मानवतावाद, सामाजिक चेतना, यथार्थवाद का समन्वय मिलता है। हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा और बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे कवियों ने इसे समृद्ध बनाया। इसलिए उत्तर छायावादी कविता आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। प्रमुख प्रकृतिवादी कवियों का परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य में प्रकृतिवाद का आरंभ लगभग 1936 ईस्वी से माना जाता है। यह साहित्यिक आंदोलनों, समाज का वास्तविक समस्याओं, श्रमिकों, किसानों और शोषित वर्ग के जीवन संघर्ष को अभिव्यक्ति देने के उद्देश्य से विकसित हुआ। प्रकृतिवाद कवियों ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना। इन कवियों ने गरीबी, शोषण, अन्याय, वर्ग संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना को अपनी समस्याओं का विषय बनाया। प्रकृतिवाद कविता में यथार्थवाद, मानवतावाद, जन पक्षधरता की प्रमुख भूमिका रही। इस धारा के अनेक कवियों ने हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। प्रमुख प्रकृतिवाद कवियों का परिचय। नागार्जुन प्रकृतिवाद कविता के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। उन्हें जन कवि भी कहा। उनकी कविताओं में किसान, मजदूर और सामान्य जनता के जीवन का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। उन्होंने सामाजिक विषमता और राजनीतिक भ्रष्टाचार का तीखा विरोध किया। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य के निकट है। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में श्रम, संघर्ष और ग्रामीण जीवन की झलक मिलती है। उन्होंने मेहनत कश लोगों के जीवन को सम्मान दिया तथा सामाजिक समानता का समर्थन किया। उनकी रचनाओं में प्रकृति और मानव जीवन का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। त्रिलोचन प्रकृतिवाद चेतना के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताओं में गांव, किसान और आम जनता के जीवन की वास्तविक तस्वीर दिखाई देती है। उन्होंने सरल भाषा में समाज की समस्या और मानव मूल्यों को व्यक्त किया है। शिव मंगल सिंह सुमन की कविताओं में राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना और प्रगतिशील विचारों का समन्वय मिलता है। उन्होंने युवाओं को संघर्ष और कर्म के लिए प्रेरित किया। उनकी रचनाएं आशावाद और जनहित की भावनाओं से ओतप्रोत है। रामधारी सिंह दिनकर जी को मुख्यतः राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, परंतु उनकी अनेक रचनाओं में प्रकृतिवाद चेतना
भी दिखाई देती है। उन्होंने सामाजिक अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके प्रसिद्ध कृतियों में रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सुमित्रानंद पंत छायावादी कवि होने के बावजूद पंत जी के उत्तरकालीन साहित्य में प्रगतिशील विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने मानवतावाद, सामाजिक न्याय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया। प्रगतिवादी कवियों की सामान्य विशेषताएं: शोषित एवं पीड़ित वर्ग के प्रति सहानुभूति, सामाजिक अन्याय और आर्थिक विषमता का विरोध, किसान और मजदूर जीवन का चित्रण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मानवतावाद और समानता की भावना, सरल, स्पष्ट और जनभाषा का प्रयोग, समाज परिवर्तन की आकांक्षा। निष्कर्षतः प्रगतिवाद कवियों ने हिंदी साहित्य को जनजीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने समाज के शोषित और उपेक्षित वर्गों की समस्याओं को स्वर किया तथा समानता, न्याय और मानवता के आदर्शों को समर्थन किया। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिव मंगल सिंह सुमन, दिनकर और पंत जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी कविता को नई सामाजिक चेतना प्रदान की। इसलिए प्रगतिवादी काव्य धारा आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली धारा मानी जाती है। हिंदी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। हिंदी नाट्य साहित्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम भी है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास संस्कृत नाट्य परंपरा, लोक नाट्य परंपरा तथा आधुनिक पाश्चात्य रंगमंच के प्रभाव से हुआ है। समय के साथ हिंदी नाटक की विषय वस्तु, भाषा, शैली और प्रस्तुति में अनेक परिवर्तन हुए। इसलिए हिंदी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा को समझना आवश्यक है। हिंदी नाट्य साहित्य का विकास। प्रारंभिक अवस्था। हिंदी नाटक का आरंभ संस्कृत नाटकों और लोक नाट्य परंपराओं से माना जाता है। प्राचीन काल में रामलीला, रासलीला, नौटंकी और स्वांग जैसे लोक नाट्य रूप प्रचलित थे। उनका उद्देश्य धार्मिक कथाओं का प्रचार और जन मनोरंजन था। यद्यपि इन्हें आधुनिक अर्थों में पूर्ण नाटक नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन्होंने हिंदी नाटक के विकास की आधारभूमि तैयार की है। भारतेंदु युग। आधुनिक हिंदी नाटक का वास्तविक विकास भारतेंदु युग से शुरू होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने हिंदी नाटक को नई दिशा प्रदान की। उनकी प्रमुख नाट्य कृतियां अंधेर नगरी, भारत, दूरदर्शा आदि है। इन नाटकों में सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। भारतेंदु युग में नाटक समाज जागरण को प्रभावशाली माध्यम बना। द्विवेदी युग में नाटक लेखन जारी रहा, किंतु इस काल में निबंध और कविता की अपेक्षा नाटक का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ। फिर भी ऐतिहासिक, सामाजिक और नैतिक विषयों पर नाटक लिखे गए। इस काल में भाषा और शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रसाद युग। हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी नाटक को साहित्यिक ऊंचाई प्रदान की। उनके नाटकों में इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख कृतियां स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी। इस काल में हिंदी नाटक का कलात्मक और साहित्यिक विकास हुआ। आधुनिक काल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी नाटक में नए विषयों का प्रवेश हुआ। सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक तनाव, राजनीतिक परिस्थितियां और व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक समस्याएं नाटकों का विषय बनी। इस काल के प्रमुख नाटककारों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती तथा लक्ष्मी नारायण लाल उल्लेखनीय है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन तथा धर्मवीर भारती का अंधा युग हिंदी नाट्य साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। रंगमंच और नाटक। आधुनिक युग में रंगमंच के विकास में हिंदी नाटक को नई ऊर्जा प्रदान की। नाटक अब केवल पढ़ने की विधा न रहकर मंचीय कला के रूप में विकसित हुआ। अभिनय, संगीत, प्रकाश और मंच सज्जा ने इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया। निष्कर्षतः हिंदी नाट्य साहित्य की विकास यात्रा अत्यंत समृद्ध और व्यापक रही है। संस्कृत और लोक नाट्य परंपरा से प्रारंभ होकर भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद और आधुनिक नाटककारों के योगदान से हिंदी नाटक ने निरंतर प्रगति की है। सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय भावना, ऐतिहासिक गौरव और आधुनिक जीवन की समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए हिंदी नाट्य साहित्य आज एक सशक्त और परिपक्व साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित है। भारतीय आर्य भाषा परिवार के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। भारतीय आर्य भाषाएं विश्व के विकास हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा है। हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया आदि आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी परिवार से विकसित हुई है। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। भाषा समय, समाज और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है। इसी कारण भारतीय आर्य भाषाओं का स्वरूप भी विभिन्न कालों में परिवर्तित होता गया। सामान्यतः इसके विकास को 3 प्रमुख चरणों, प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक आर्य भाषाओं में विभाजित किया जाता है। भारतीय आर्य भाषा परिवार का क्रमिक विकास। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यह काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल की प्रमुख भाषा वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना इसी भाषा में हुई। वैदिक संस्कृति के बाद संस्कृत का अधिक परिष्कृत रूप विकसित हुआ। इसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत ने भारतीय
साहित्य, दर्शन, धर्म और संस्कृत को समृद्ध बनाया। कालिदास, भास और बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकारों ने संस्कृत में महत्वपूर्ण रचनाएं की। मध्य भारतीय आर्य भाषा, यह काल लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संस्कृत से विकसित होकर जनसाधारण की भाषाओं का रूप और पाली और प्राकृतिक के रूप में सामने आया। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दी, जिससे यह व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ। प्राकृतिक के प्रमुख रूप थे सौरसेनी, नगधी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी। समय के साथ प्राकृतिक भाषाओं से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भारतीय भाषा आर्य भाषाओं के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। हिंदी सहित अनेक आधुनिक भाषाओं की जड़ें अपभ्रंश में हमें देखने को मिलती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, लगभग 1000 ईस्वी के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास आरंभ हुआ। अपभ्रंश से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं विकसित हुई। इनमें प्रमुख थी हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमिया, उड़िया, कश्मीरी। इन भाषाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में साहित्य और संस्कृति को समृद्ध किया। हिंदी का विकास मुख्यतः सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। प्रारंभ में ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी आदि बोलियों का साहित्यिक महत्व था। बाद में खड़ी बोली हिंदी आधुनिक हिंदी की मानक भाषा बनी। आज हिंदी भारत की प्रमुख राजभाषा और विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। विकास की प्रमुख विशेषता, भाषा का स्वरूप समय के साथ सरल होता गया। संस्कृत की जटिल व्याकरणिक रचना में परिवर्तन आया। लोक भाषाओं का महत्व बढ़ा। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। साहित्य और संस्कृति के विस्तार में भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। निष्कर्षतः भारतीय आर्य भाषा परिवार का विकास वैदिक संस्कृत से प्रारंभ होकर पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं तक पहुंचा है। यह विकास भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास की निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया का परिणाम है। हिंदी सहित अनेक आधुनिक भाषाएं इसी विकास यात्रा की देन है। भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास भारत की सांस्कृतिक एकता और भाषाई समृद्धि का महत्वपूर्ण प्रमाण है। देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास को समझाइए। देवनागरी भारत की सबसे महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक लिपियों में से एक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली तथा अनेक अन्य भाषाएं इसी लिपि से लिखी जाती है। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मकता, स्पष्टता और वैज्ञानिक संरचना के कारण विश्व की श्रेष्ठ लिपियों में गिनी जाती है। इसका वर्तमान स्वरूप एक लंबे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। देवनागरी लिपि का उद्भव प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ और अनेक चरणों में गुजरते हुए आधुनिक रूप में विकसित हुई। देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, ब्राह्मी लिपि से प्रारंभ। देवनागरी लिपि की मूल जननी ब्राह्मी लिपि माना जाता है। ब्राह्मी भारत का प्राचीनतम लिपियों में से एक है। सम्राट अशोक के शिलालेख इसी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मी लिपि ने आगे चलकर अनेक भारतीय लिपियों को जन्म दिया। गुप्त लिपि का विकास, ब्राह्मी से विकसित होकर गुप्त काल में गुप्त लिपि का प्रचलन हुआ। इस लिपि में अक्षरों का स्वरूप पहले की अपेक्षा अधिक सरल और कलात्मक हो गया। गुप्त लिपि ने आगे चलकर देवनागरी के निर्माण का आधार तैयार किया। कुटिल लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ। उसमें अक्षरों के आकार कुछ टेढ़े और घुमावदार थे। यह लिपि मध्यकाल में प्रचलित रही और देवनागरी के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनी। नागरी लिपि का उदय, लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच नागरी लिपि का विकास हुआ। उत्तर भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगी। समय के साथ इसका स्वरूप अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होता गया। देवनागरी का विकास, नागरी लिपि का परिष्कृत रूप ही देवनागरी लिपि कहलाया। लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी तक इसका स्वरूप काफ़ी विकसित हो चुका था। देवनागरी की सबसे प्रमुख विशेषता अक्षरों के ऊपर खींची हुई शिरोरेखा है, जो उसे अन्य लिपियों से अलग पहचान देती है। आधुनिक देवनागरी, मुद्रण काल के विकास तथा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ देवनागरी का मानकीकरण हुआ। हिंदी के विकास में इस लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्र भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी का महत्व और बढ़ गया। देवनागरी की जो प्रमुख विशेषता है, यह वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। स्वर और व्यंजन स्पष्ट रूप से अलग है। संयुक्त अक्षरों की व्यवस्था उपलब्ध है। पढ़ने और लिखने में अपेक्षाकृत सरल है। कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। निष्कर्षतः देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से प्रारंभ होकर गुप्त, कुटिल और नागरी लिपियों के माध्यम से हुआ है। अपनी वैज्ञानिकता, स्पष्टता और सरलता के कारण यह भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिपियों में स्थान रखती है। हिंदी सहित अनेक भारतीय भाषाओं के विकास और प्रसार में देवनागरी का अमूल्य योगदान है। इसलिए देवनागरी केवल एक लिपि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर है। 10th क्वेश्चन में आपको टिप्पणी करनी है, जिसमें आपको 4 टिप्पणी करनी है। आपको किसी 4 टिप्पणी दिए गए, जिसमें से आपको किसी 2 पर ही करनी है। पर मैं आपको सोल्यूशन चारों के दूंगी कि मैं आपको इसलिए ये करा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में सोल्यूशंस आपके पास सारे हो, ताकि आप उसे ईजिली एक बार रीड करेंगी तो आप कर सकें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीट ही होते हैं। देखिए, पहला है आपका भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही माना जाता है। ये काल लगभग 1868 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की है।
प्रमुख विशेषताएं: राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का विकास, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, खड़ी बोली हिंदी का विकास, पत्रकारिता का विस्तार, नाटक, निबंध और गद्य साहित्य का विकास, जन जागरण और समाज सुधार पर बल। प्रमुख रचनाकार: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। निष्कर्ष: भारतेंदु युग ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी। इस युग में साहित्य को राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का माध्यम बनाया गया, जिससे हिंदी साहित्य का सर्वांगीण विकास हुआ। उर्दू साहित्य: उर्दू साहित्य भारतीय उपमहाद्वीप की समृद्ध साहित्यिक परंपराओं में से एक है। इसका विकास हिंदी, फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं के प्रभाव से हुआ। उर्दू भाषा का उद्भव मुख्यतः मध्यकाल में हुआ और धीरे धीरे यह साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। प्रमुख विशेषताएं: गजल, नज्म, मरसिया और कसीदा जैसी विधाओं का विकास, प्रेम, मानवता और सामाजिक जीवन का चित्रण, भाषा की मधुरता और सौंदर्य, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का प्रभाव, भावनात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति। प्रमुख साहित्यकार: मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल, फिराक गोरखपुरी। उर्दू साहित्य ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को समृद्ध बनाया है। इसकी काव्यात्मकता, भाषा सौंदर्य और मानवीय दृष्टिकोण ने इसे विश्व साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाया है। निबंध साहित्य: निबंध हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध में लेखक किसी विषय पर अपने विचार, अनुभव और भावनाएं सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। हिंदी निबंध साहित्य का विकास आधुनिक काल में विशेष रूप से हुआ है। प्रमुख विशेषताएं: विचार प्रधान गद्य शैली, भाषा की सरलता और स्पष्टता, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों का विवेचन, लेखक के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति, ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का समन्वय। प्रमुख निबंधकार: महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य, रामचंद्र शुक्ल आचार्य प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। निष्कर्ष: निबंध साहित्य हिंदी गद्य की सशक्त विधा है। इसके माध्यम से विचारों का प्रभावी संप्रेषण होता है तथा समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी कथा साहित्य। परिचय: हिंदी कथा साहित्य में कहानी और उपन्यास दोनों सम्मिलित है। यह साहित्य मानव जीवन, समाज, संस्कृति और विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में कथा साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रमुख विशेषताएं: सामाजिक यथार्थ का चित्रण, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति, सरल एवं प्रभावशाली भाषा, जीवन की समस्याओं और संघर्षों का वर्णन, मनोरंजन के साथ शिक्षा और जागरूकता। प्रमुख साहित्यकार: मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु। प्रमुख कृतियां हैं गोदान, गबन, मैला आंचल। निष्कर्ष: हिंदी कथा साहित्य ने समाज और मानव जीवन के विविध पक्षों का प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। यथार्थवादी सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों के कारण यह हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधाओं में से एक है। इसी के साथ आपके ये MHD 6 का 2025 दिसंबर का आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट के तौर पे ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है तो आप उसके लिए भी बता दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी वैसे ही वीडियो लंबी हो जा रही है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। अदरवाइज़ आपको चैप्टर के साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।